जाए, कोई पर्टिकुलर उसको अपलोड करते रहे, क्या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब चैनल तो वैसे हैं भी बहुत सारे इंडिविजुअल जैसे हमारे जैसे नहीं मान सर, लीजिए देखिए कार्यक्रम है। उसमें है हाँ। क्या सर, हुँ। नहीं उसमें क्या है ना सर, हम लोग मतलब एक तो होगा देखिए किसी चीज को मैं आरटीआई से रिलेटेड अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं रहेगा। आप रन अप कर रहे हैं, अगर आप उस चीज को अपने ट्विटर हैंडल से करते हैं और या आप अपने यूट्यूब चैनल से करते हैं तो लोगों उसको स्टडी भी करेंगे, चाहे फॉरवर्ड भी करेंगे। मैं करता हूं तो उसको लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, यानी कि जो चीज हम एक मैंने करा 4 ने देख लिया, आप देखेंगे तो 100 देखेंगे, 100 दो को बोलेंगे, दो दो अगर 100 में से 50 ने देखा तो 300 वैसे हो गए, उस 50 ने आगे फॉरवर्ड करा। तो आई थिंक कि वो, क्योंकि मैंने एक बार मुझे याद है कि मैंने ट्विटर पे डाला था तो वन डे सिंगल डे में, क्योंकि उसमें कंप्लेंट ये थी कि भाई यूपी गवर्नमेंट कहती है कि जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, लेकिन ऑफिसर तो कहते हैं कि 100% करप्शन। और उसमें मैंने डाल दिया था सीएम ऑफिस का लेटर डाल दिया था और विजिलेंस का लेटर डाल दिया था कि भाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिंगल डे 775 व्यूअर्स थे एक दिन में। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज ऐसी होती है कि चलो हमने कर दिया, एक मेरे कहने का मतलब है कि वो चीज इतनी हाईलाइट थी तो चलो इतने लोगों ने व्यू कर लिया, तो मेरे उस पर थोड़ी कार्रवाई आगे फाइल भी चली। उसमें हम हाँ। कल एक जगह इकट्ठा होके बोल भी वाइस नहीं कर सकते, तो इसको अगर अपने लेवल से आप करें तो आई थिंक ज्यादा बेटर हो सकता है। नहीं वो ठीक है, अपन अपने लेवल से इसको करेंगे, लेकिन आप लोग जैसे इंडिविजुअल भी अपना-अपना चैनल इस तरह से आज यूट्यूब में बना लीजिए और जो भी इश्यू आते हैं उसको आप शेयर किया करिए ना। आपका ट्विटर में हैंडल है तो आप ट्विटर में जब शेयर किया करिए तो सबके साथ हम लोगों को भी टैग कर दिया करिए, तो हम लोग वैसे भी उसको रिट्वीट रिट्वीट विथ कमेंट इस तरह से करते हैं तो वो सर्कुलेट हो जाता है। और उसमें आप एक हैशटैग बना लीजिए करिए, मतलब जो भी मामला जैसा रहा करे तो, है ना? आरटीआई ओके वायलेशन या इस तरह से या जो भी आपका लोकल है उसको आप कर लें, ओके तो उससे भी होगा। और यूट्यूब में भी आप अपना एक स्टेटमेंट डाल करके, फेसबुक में भी स्टेटमेंट आप अपना डाल करके हमें टैग कर सकते हैं और उसको सर्कुलेट कर सकते हैं, लिंक ग्रुप में भेज सकते हैं। वो भी एक बेहतर आइडिया है। बहुत सारे यूट्यूब में चैनल हैं ऐसे, और वैसे चैनल की यदि आप बात करें कि अपन कोई बड़ा-सा चैनल एयर वाला लें और जो टीवी वगैरह में भी तो उसके लिए तो नहीं करोड़ों वो तो रुपए का सर खेल। बहुत ज्यादा अपर का हो जाएगा, वो तो हम लोग पछा भी नहीं हाँ, पाएंगे। तो वो तो फिर वो दूसरा इश्यू हो जाता है। पर इस तरह से आप लोग सब प्रयास कर सकते हैं और सभी जो साथी हैं तो उसको एक-दूसरे को आप टैग करके और इस चीज़ को मार्क कर सकते हैं सर्कुलेट करने के लिए और कार्यवाही के लिए। तो अपन लोग तो उसमें अक्सर करते रहते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे इश्यू ऐसे थे जिसमें हम लोगों ने इस तरह से हैशटैग चलाए थे और न्यूज़ बनी थी, वो काफ़ी सर्कुलेट हुई थी, काफ़ी कुछ हंगामा मचा था। तो इस तरह से होता है। तो हमें करना पड़ेगा इस बात को निश्चित आपकी बात को हम समझ रहे हैं और हम इसमें कर भी रहे हैं और आप भी इसमें करिए। आपका जब मामला है तो आप हमें टैग किया करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग भेज दिया करिए इस तरह से, तो उसको हम जितना भी हो पाएगा उसमें हेल्प करेंगे। और हमें लगता है कि वो लीगल नोटिस वाला जो कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छा था, उसके लिए आप यूपी और दिल्ली दोनों जगह से तैयारी आप लोग करवाइए और करिए लीगल नोटिस वाला। ठीक है सर। या वो आपका अधिकार है। हाँ, लीगल नोटिस आपका अधिकार है, उसमें कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है। 45 डेज़ के अंदर आप आयोग को कह रहे हैं कि भाई कार्यवाही करें, इसमें क्या गलत क्या है इसमें? इसमें तो हमें लगता है कि आगे आना चाहिए और जहाँ-जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में इस तरह की समस्याएँ हो रही हैं आरटीआई कानून के वायलेशन को लेकर के, तो ये सर्व करना चाहिए। इस तरह से हमारे मतलब महाराष्ट्र में हुआ है, भास्कर प्रभु जी और गांधी सर लोगों का जो कट्टा आरटीआई ग्रुप है, उन्होंने जो किया हुआ है, वो बहुत ही प्रशंसनीय काम है। और हमारे बीच में जी जयपाल सिंह खींची जी भी जुड़ चुके हैं। जयपाल सिंह जी सुन पा रहे हैं क्या? जी सर, सुन पा रहा हूँ सर।
नमस्कार, सुन पा कैसे रहा हूँ हैं? श्रीमान जी। जी, हेलो। और बताएं आपके क्षेत्र में आरटीआई को लेकर के क्या अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, कृपया अवगत कराएं। अभी हमारे आईटीआई के क्षेत्र में नगर पालिका में भी आईटीआई लगाई है, तो उसमें भी कुछ लोग जो है निकले हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी आईटीआई लगाई है, जिसमें कि जो फर्जी मार्कशीट है उसके बारे में कितने कितने लोग उसके बारे में डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं। अभी अभी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, और आपके सहयोग से वो जानकारी मार्कशीट चेक करके क्यों बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसा जानकारी है। जब तक कि डॉक्यूमेंट्स ना मिले तब तक वो कैसे प्रमाणित हो, ये है। लेकिन प्रथम दृष्टया वो किसी अन्य की मार्कशीट लगा करके वो जॉब में लगे, ऐसी जानकारी है, तो वही डॉक्यूमेंट्स निकाले जा रहे हैं। और अपने लीगल नोटिस वाला कितना दूर तक पहुंच पाया है? वो जो एक लीगल नोटिस लीगल वाला जो बात किए थे। कर रहे हैं, और अभी इस हफ्ते वो लीगल नोटिस चला जाएगा, उनको लगा दिया जाएगा श्रीमान। चलिए, तो बहुत अच्छा है। मतलब इससे थोड़ा सा आयोग की कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन आएगा। उनको सोचना पड़ेगा कि जनता जी की मांग इस समय क्या है। और हमारे बीच में सर्वेश सर्वेश सोनी जी भी हैं, जुड़े हुए हैं। सर्वेश सोनी जी, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार, आवाज आ कैसे? रही है हमारी? जी नमस्कार। सही है, अरे आपकी आवाज बिल्कुल बुलंद आ हाँ, रही है। आपकी आवाज, हाँ हाँ, सर्वेश जी आपकी आवाज आ रही है। बताएं क्या कुछ आपकी तरफ से डेवलपमेंट है? जी बिल्कुल, कुछ खास नया तो नहीं है, लेकिन अभी कमिश्नर साहब के यहाँ से मुझे एक अपने प्रकरण से ही एक नस्ती प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी कलम पिछले 3 महीने से रुकी हुई है, और 28 फरवरी को उनका रिटायरमेंट है आगामी। तो देखने वाली बात होगी कि वो फाइल अपनी टेबल पर ही रखकर सेवानिवृत्त होते हैं, या फिर क्या मतलब प्रतिवेदन सरकार को भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता, तो उसका इंतजार किया जा रहा है। वो तो फाइनल है सर्वेश जी, कि हाँ ऐसे मामलों में सभी अधिकारी अपना अपना पीछा छुड़ाते हैं। ठीक, बिल्कुल 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 वो बिल्कुल। वो आप उम्मीद मत करिए कि हमारी फाइल को फाइनल करके रिटायर होंगे, ऐसा नहीं अरे है। नहीं नहीं नहीं, वो हमें इस बिल्कुल उम्मीद नहीं है, वो लेकिन इसी दिन देखने हाँ, ठीक बोल रहे हैं क्या है आपकी। कि उससे उनका जो चरित्र और जो आचरण है वो मतलब सामने आ जाता है कि क्या चाहते क्या है, उनकी मंशा क्या है, ये चीज। वो तो काफी दिनों से सामने है। हर विभाग में यही हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा है। उसको ये लगता है कि किसी तरह से इससे हमारा पीछा छूटे, हम और चले यही जाएं। बात, ये अभी 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 मुझे एक डीओपीटी का फिर से लेटर प्राप्त हुआ। मतलब मैंने देखा है कि वही जिस तरह से विभाग अपने डीओपीटी अपने यहाँ कोई भी उनके शब्दों में कहूँ तो कचरा जैसे रखना नहीं चाहते, तो वो फिर से डीओपीटी लेटर प्राप्त हुआ। मैंने उनको पूरी रिपोर्ट भेजी, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स भेजे, एविडेंसेस भेजे। तो मतलब चीफ सेक्रेटरी को बार बार लिखा जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि चल क्या रहा है ऊपरी स्तर पे, कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, क्यों अभियोजन स्वीकृति देने में लेट हो रहा है। अभी कार्यवाही चर्चा करना कार्यवाही चाहूंगा चल यहाँ रही पे। है, कार्यवाही चल रही है, नोट सीटें पुटअप की जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, पत्राचार चल रहा है। नहीं, मेरा कार्यवाही एक अभी एक चीज और है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बाण सागर का जो घोटाला हुआ, उस पे 40 आरोपियों के नाम तय किए गए, आरोप तय किए गए, और 2008 के जमाने पे वो घोटाला उजागर हुआ था। 1250 करोड़ रुपए का जो घोटाला था उस समय का। और अभी अभी विगत पिछले हफ्ते ही हमारे रीवा जिले के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में बड़े अच्छे तरीके से छपा हुआ। तो उसमें भी सवाल ये पैदा होता है कि माननीय विशेष न्यायालय रीवा के द्वारा जो आरोप तय किए गए हैं 1250 करोड़ के घोटाले पे, बड़े बड़े कार्यपालन यंत्रियों और कई सारी फर्मों के नाम है, कई अधिकारियों के नाम है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि प्रकरण में भी आज तक अभियोजन स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं दी है। आरोप सरकार भले ही माननीय न्यायालय ने तय कर दिए हों,
लेकिन अभियोजन स्वीकृति आज तक नहीं मिली। और ये बात जो है केवल और केवल प्रमुखता से प्रकाशित की है पत्रिका में। आप देखेंगे पत्रिका की जो मृगेंद्र सिंह बघेल जी ने उसमें बहुत अच्छा कवरेज छापा है। हमने पढ़ा था। सरकार की जो मंशा है वो साफ है कि 1250 करोड़ रुपए का प्रमाणित घोटाला, अभियोजन स्वीकृति नहीं दिया जाना, एक तरफ कोर्ट आरोप तय कर रही है। तो ये चल क्या रहा है, सवाल ये है। अब देखिए इसमें तो यही है कि सरकार तो अपने तरफ से यही चाहेगी कि वो उनके एजेंट हैं तो उनको बेचारों को कुछ ना हो। सरकार के तो वो बड़े पालतू टाइप के लोग हैं। देखिए जो सीधी सी बात है, ये तो हम नादान लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब तो इनको सजा हो जाएगी, अब तो ये फंस गए। नहीं, मुझे जहां तक लगता है कि अगर आम जनता सरकारी तंत्र पे विश्वास करना छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं छूटे है, विश्वास छूटा है, लेकिन जाए कहाँ? वोट देने के बाद सिर्फ नेता आपके घर आता है वोट लेने तक। वो लल्ला मुन्ना भैया राजा कह के किसी भी तरह से एक बार उसको वोट मिल जाए, फिर इसके बाद तो उसको वसूली करनी है। अब जो मुझे पैसा लगता है कि जब जिस तंत्र के द्वारा आम नागरिकों के विश्वास का लगातार निरंतर आपराधिक हनन किया जाता रहा है और किया जा रहा है, तो उस तंत्र के प्रति आम लोगों में जागरूकता लाने की निरंतर आवश्यकता है। हम लोगों को उसमें शिकायत करने की जरूरत है, उसमें पूछने की जरूरत है कि सरकार क्या वजह है कि उनको स्वीकृति नहीं दे रही है, क्या कारण है। पूरा पूरा लगता है सरकार को दे दिया, अपने पास रखे कुछ नहीं है। बिल्कुल। जो घोटाला करने वाले हैं लगता है काफी सरकार के बड़े ईमानदार लोग हैं कि उन्होंने पूरी रात शासन को दे दी थी, इसलिए सरकार ने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, आपको पूरी तरह से बचाया जाएगा। इसमें मैं बार बार धन्यवाद कहना चाहूंगा आदरणीय मृगेंद्र सिंह जी का, क्योंकि आप लोगों को ये जान के मतलब हैरानी भी हो सकती है, क्योंकि सभी समाचार पत्रों ने भले ही बाणसागर घोटाले को एक बार एक दिन में छाप दिया हो, लेकिन उसका जो वास्तविक तथ्य है, जो सटीक जानकारी है और जो विश्लेषण है और जो मेन गंभीर तथ्य है, जो गंभीर प्रकृति है उस पूरे प्रकरण की, वो केवल और केवल पत्रिका में ही छपा है। कि अभियोजन स्वीकृति वैसे भी आम लोगों को पता नहीं होती है उतनी ज्यादा, सिवाय विद्वान जनों के। तो ये कहीं ना कहीं आम लोगों में भी एक जागरूकता आती है कि चलो भैया, सरकारी लोक सेवकों को जब अभियोजित किया जाता है तो अभियोजन स्वीकृति नाम की भी चीज होती है, जिसको सरकार दबा के बैठे रहती है कई सालों तक। और 2008 का प्रकरण आज एक दशक से ज्यादा बीत गया उस पे। ये तो क्या है कि एक बार हमने आरटीआई लगाई थी लगभग ये 2015-16 में कि कितने प्रकरण लोकायुक्त के हैं जिनको शासन के द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है, कितने में कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो वही चीज भेजे थे। इसमें अब भी लगाने की जरूरत है कि कितने ऐसे लोगों के खिलाफ मामले विचाराधीन है जो शासन के द्वारा स्वीकृति न मिलने के कारण वो लोग ऐस काट रहे हैं, है ना। तो इसमें शायद वो जानकारी दे, उसके बाद कुछ कार्रवाई होगी। और ये तो सब लोग भूल गए थे, घोटाला होने के बाद लोग भूले हुए थे, तो पेपर ने निकाल करके मीडिया वालों ने ये सब लोगों को याद दिला दिया है। मीडिया वालों ने याद न दिलाया होता तो लोग अब तक तो भूल गए होते। पता नहीं कितने अरबों खरबों के घोटाले होते रहते हैं जो दबे पड़े हुए हैं, किसी को जानकारी नहीं है। और सरकार का तो पूरा सहयोग रहता है। शिवानंद जी ने तो अभी दिया था, पेपर ने भी प्रमुखता से छापा था कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें कई नेताओं का हाथ है कि जो उसके लिए सिफारिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्यवाही न हो, इसमें कार्यपालन यंत्री बदल दिए जाएं, शिकायतकर्ता के ऊपर दबाव होती है, तो सारी चीजें चलती रहती हैं। देखिए तो प्रशासनिक अमला जो है तो सिर्फ सरकार के दम पे ही पूरा खेल कर रहा है। जिस दिन शासन प्रशासन स्ट्रिक्ट हो जाएगा, अब जैसे इसकी अभियोजन स्वीकृति मिल जाए तो सब के सब जेल में रहेंगे। लेकिन वही लोग सब कोई मिल के वो अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं। जो घोटाला किए हुए हैं, इतने दिन हो गए, 2008 का मामला है, तो उसमें वो लिपापोती करने में लगे हुए हैं। सरकार ने उनको इतना मौका दिया है कि आप अपना काम सुधार लो। शिवानंद जी। जी बिल्कुल, हम आप लोगों को सुन रहे हैं बहुत ही इत्मीनान के साथ और बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है आप लोगों का।
और हम भी कुछ बातें रखेंगे। हमारे बीच में सतीश पालीवाल जी भी हैं जो बार-बार कुछ न कुछ बोलना चाह रहे हैं। सतीश पालीवाल जी स्वागत है। सुन पा रहे हैं आप? सर मेरी आप कहाँ से हैं सर? सतीश, आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। जी। सर मैंने एक आरटीआई लगाई थी। सर सुन पा रहे हैं? जी, जी। सर हाँ, सुन पा रहे हैं, आप बताएँ। इस पर शुल्क राजस्व नियमों के तहत मांगा गया और सूचना अधिकार के नियमों के तहत सूचना शुल्क लेना चाहिए। इसी के बीच एक प्रशासनिक हाँ। ने एक परिपत्र जारी किया था। सूचना अधिकार के नियमों के तहत शुल्क न वसूल कर पूर्व में बने नियमों के अनुसार शुल्क वसूला जाए। तो नहीं, उसमें हम इसमें 2 चीज़ें आपसे इसमें 2 चीज़ें पूछना चाहेंगे आपसे पालीवाल जी। प प पहली पहली बात, क्या अ, आपने एक राजस्व की प्रक्रिया होती है जिसमें नकल का आवेदन आप लगाते हैं, नकल के लिए लगाया जाता है। तो क्या वो आवेदन लगाकर आपने जानकारी प्राप्त की थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जानकारी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें राजस्व के अंतर्गत हाँ, कॉपिंग का रूल उनका जो आरटीआई में रहता है। मांगी। नहीं, नहीं, आरटीआई में तो आपने माँगी है तो उनको ₹2 प्रति पेज के हिसाब से देना पड़ेगा, हार्ड कॉपी में, A4 साइज़ में। वो तो नियम है आरटीआई का, तो उसको वायलेट नहीं कर सकते। यदि वो कर रहे हैं तो वो गलत है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दस्तावेज़ आप नकल से ले सकते थे बाय कॉपिंग रूल? मैंने आरटीआई में मांगी है। मैंने एक नक्शा ट्रेस मांगा है। क्या माँगा है आरटीआई में आपने? जानकारी क्या माँगी है? राजस्व का नक्शा मांगा है सर मैंने गांव का। हाँ, तो शायद राजस्व का नक्शा माँगा है। हाँ, इसमें मिश्रा जी थोड़ा-सा बताएँगे क्योंकि ये शायद नकल के कॉपिंग के रूल्स के अंतर्गत आता है। जो आप अपने संबंधित तहसील में नकल का आवेदन देंगे, वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी और नक्शा या कि बन के मिलेगा जो हाथ से बना के देंगे या कि उसकी फोटो स्टेट करके देंगे, जो भी देंगे तो वो सही बात है कि वो राजस्व जो उनका रहेगा उसकी फीस वो लेंगे। मैंने आरटीआई में मांगी है तो आरटीआई के नहीं नियमों तो के आरटीआई में आपने गलत मांगा है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, उन्होंने बार-बार डिस्कस हो चुका है इसके बारे में कि जो चीजें आप प्रमाणित कॉपी कॉपिंग रूल के तहत लेते हैं, जैसे कि आप कोई नकल निकलवा रहे हैं तो उसमें आपके अलग चार्जेज होते हैं। तो सारे लोग सब के सब फिर आरटीआई से मांगने लग जाते हैं। इसलिए वो अपना बना के रखे हैं कि ये चीजें आप नकल का आवेदन लगाएं और इससे प्राप्त करें। तो हम इसलिए उन्होंने मांगा होगा कि राजस्व की जो फीस होगी, जैसे नक्शा की जो उन्होंने फीस रखी होगी ₹100, ₹50, 200, 500 वो आपसे मांगे होंगे। आरटीआई का जी, जी पालीवाल जी बताएं। आरटीआई में नहीं। शिवानंद जी की आरटीआई में आवाज नहीं आ रही है। आरटीआई में नहीं मांग सकते हैं क्या सर हम? हाँ। जी, नहीं, नहीं, आप आरटीआई में माँग सकते हैं सतीश जी, आरटीआई में आप माँग सकते हैं, लेकिन यदि वो जानकारी आपको नकल यानी कि कॉपिंग का जो रूल है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, यदि उसमें डिनाई कर दिया जाए या उसमें प्रावधान ना हो, जो चीज़ें आप नकल में माँग सकते हैं, थोड़ा-सा आप लोग इस बात को विशेष ध्यान रखा करें कि क्या अ, नकल का जो प्रावधान होता है, कॉपिंग रूल होता है राजस्व में, क्या वहाँ पे लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है? इस बात का ध्यान रखा करें। तो पहले आप वो लगाएँ, उस प्रक्रिया के अंतर्गत लें, और यदि वो फिर नहीं लागू हो रहा है, वहाँ पर कुछ दस्तावेज़ों में नहीं लागू होता है, जैसे ऑर्डर शीट आप ले रहे हैं, नोट शीट ले रहे हैं, कोई विशेष ऑर्डर ले रहे हैं, इसके लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं, लगाएँगे ही। वो नकल में शायद नहीं मिलता, लेकिन नकल में जैसे नक्शा हो गया, खसरा हो गया, B1 हो गया, ये सब जो राजस्व के दस्तावेज हैं, ये आपको मतलब कॉपिंग रूल के अंतर्गत आते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो इसका ध्यान आप लोग रखा करें। ये एक नियम है। इसकी मैंने शिकायत भी करी थी आयोग में। हैं। कि आयोग में शिकायत की मैंने सर। हाँ तो क्या वहां से पत्र आया आपको? सर 5 सुनवाइयां हो चुकी है लेकिन कोई निर्णय नहीं हो रहा है।
5 सुनवाइयां हो चुकी, यही तो 4 तो हो दुर्भाग्य चुकी। है। इतने छोटे मामले के लिए 4-4 5-5 बार सुनवाई करनी पड़ रही है। यही तो समस्या है, यही तो दुर्भाग्य है। उसको सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है। नहीं सर, जो मैप होता है, मैप के चार्जेस तो एक्स्ट्रा ही कंसीडर होते हैं, वो आईटीआई में 2 रुपए पेज में नहीं देंगे सर। हाँ, वही तो हम भी बताए ना कि जो चीजें राजस्व विभाग में जैसे नकल का आवेदन दिया जाता है, बहुत सारी चीजें सर्टिफाइड मिलती हैं, जिसमें उनके टिकट लगे रहते हैं, ठीक। तो वो उन चीजों के लिए बताया था, पिछली बार शायद किसी ने डिस्कस किया था, तो सर लोग भी बताए थे कि आप लोग इस चीज का ध्यान दिया करें। स्पष्ट उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं ही मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो चीजें आप नकल से प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए आरटीआई का आवेदन ना दें। नहीं, जैसे यूपी में क्या है ना सर, आप ग्राम पंचायत के जो प्रधान पद का उम्मीदवार या एमएलए एमपी से रिलेटेड आप मांगेंगे ना, उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तो 21 रुपीज पर पेज लगता है, जबकि फोटो कॉपी चाहिए होती है आरटीआई में। तो कुछ चीजें ऐसी है कि जहाँ पे 2 रुपए पेज को कंपलसरी नहीं है, वो गवर्नमेंट के रूल है, स्टेट वाइज अलग अलग। हाँ, तो कहाँ गए पालीवाल जी, बताएं। सर हाँ, तो फिर क्या आया वहां से 4 बार 5 बार सुनवाई होने के बावजूद भी आपको भी कोई निर्णय नहीं मिला? मुझे निर्णय चाहिए, जो भी निर्णय है, क्योंकि आयोग का गठन इसीलिए हुआ है कि सूचना अधिकार अधिनियम के पालना करवाने के लिए। हाँ, लेकिन और उनको ये बात आपका कहना सही है कि जानकारी मिले या ना मिले, उसमें सूचना आयोग अपनी जो राय है वो स्पष्ट करे, अपना स्पष्ट निर्णय दे। इसमें आपको जानकारी नहीं दी जा सकती है, कानून रूल के तहत आप इसकी नकल का आवेदन लगाएं और उससे प्राप्त करें, और जो भी राजस्व का निर्धारित शुल्क है वो ले। लेकिन 4 बार 5 बार पेशी होना, उसमें निर्णय न होना, ये जरूर थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है। नहीं सर, यही तो उसमें पेशी हुई है या डेट आगे एक्सटेंड भी हो जाती है? अभी कोरोना की वजह से क्या है सर, आपको नोटिस आ गया? अरे वो तो गोस्वामी जी, कोरोना एक बहाना है, बाकी तो आप देख रहे हैं क्या दुर्भाग्य है, कहीं कोई निर्णय होता नहीं, सबको लगता है कि हमारे समय काहे को हो, इसको बढ़ाते जाओ। यही यही तो हो गया। सिर्फ कोरोना का बहाना है। गवर्नमेंट का तो आप सर यही सही था, होता है ना, बाकी तो उनका मोटो भी नहीं है जानकारी देने का। वही कहना। जी शिवानंद जी बताएं, और बाकी लोगों के जो भी क्वेश्चन है। जी, एक हमारा निवेदन है। जी उपाध्याय जी बताएं। पीयूष मस्कार जी भी जुड़े हुए हैं, यंग पार्टिसिपेंट्स लग रहे हैं। पीयूष मस्कार जी नमस्कार, कृपया अपना परिचय दें और बताएं आप कहां से हैं, और कोई समस्या हो तो स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार आप सभी को। मैं पीयूष मस्कार, छिंदवाड़ा एमपी से। अच्छा, छिंदवाड़ा जिले से हैं। हाँ जी हाँ जी। तो कई बार मैं शिवानंद जी से साथ में जुड़ा हूँ कुछ समस्या को लेकर। हाँ बताएं। आरटीआई में ही काम कर रहा हूँ मैं अभी वैसे। कुछ मेरे को पर्सनल समस्याएं भी हैं और कुछ सामाजिक दायित्वों को लेकर मैं कार्य करता हूँ इसमें। तो मैं जानना चाह रहा था आप सभी से, जैसा कि मैंने कुछ कॉलोनाइजर के विरुद्ध में मैंने शिकायत किया हुआ है। 80-90 जैसे उन्होंने जो अपना जो शुल्क जमा करना नगर पालिका को उन्होंने किया नहीं है, और कई मामलों में जो है मेरे बहुत ज्यादा समस्या हो रही है उनके सामने जानकारी निकालने में। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं वैसे? आप देखिए, सीधा सी बात है कि आप आरटीआई से जानकारी लेना चाहते हैं तो सीधे सीधे आवेदन दें कि जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पे प्लाटिंग की गई है, इनके द्वारा